नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। ये शंभू बॉर्डर का दृश्य आपके सामने। बड़ी संख्या में पुलिस की भी वहां पर तैनाती है और इस बीच खबर यह कि किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दिल्ली के लिए निकला था 101 किसानों का जत्था। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे, लेकिन उन्हें रोकने की पूरी चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है। तो शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में किसान वहां पर एकत्रित हैं। इनका कहना है कि इन्हें दिल्ली कूच करना है, यानी दिल्ली की तरफ जाना है, इन्हें बढ़ने दिया जाए, लेकिन सीमा पर भी इन्हें रोका गया है। और भारी पुलिस बंदोबस्त आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। न सिर्फ वहां पर लोकल पुलिस है, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की भी मदद ली गई है। भारी संख्या में उनकी तैनाती की गई है। पिछले दिनों में किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ देखने को मिला था, ऐसे में प्रशासन सतर्क है। आप देख रहे हैं किस तरीके की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। ये सड़क पर आप देख पा रहे होंगे किसानों को बड़ी संख्या में मौजूद, उनके हाथों में झंडे हैं। हालांकि वहां पर थोड़ी सी धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी। थोड़ी देर पहले वहां पर अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिला जब वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। फिर वो किसान जब वहां से भागने लगे थे इधर उधर, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सीधे वहीं लिए चलता हूं मैं आपको, क्या चल रहा है वहां पर जानते हैं। पूरी हलचल आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी सचिन। सचिन, क्या देख पा रहे हैं आप? बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूं और अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है किसानों पर अभी स्थिति शांत है। एक बार फिर से किसान जो हैं, जो पीछे हट गए थे, वो रीग्रुप हुए हैं और आगे बढ़े हैं। किसान जो हैं, तो फिलहाल आप अगर देख सकते हैं तस्वीरों में कि ऊपर जो नज़र आ रहे हैं वो जवान बैठे हैं, हरियाणा पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बैठे हैं। यहीं से तमाम जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो किया जाता है किसानों के ऊपर, चाहे वो हाथ से फेंकने की बात हो, चाहे वो गन से टीयर गैस जो है फेंका जाता हो। गन से जब टीयर गैस फेंका जाता है तो उसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जहां हम खड़े हैं वहां तक टीयर गैस के गोले जो है वो पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ जो है, हरियाणा की दूसरी तरफ जो है, ये इंटरनेट सेवा जो है बंद कर रखी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से 9 तारीख तक। तो यहाँ किसान हैं, अब किसान दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं, दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। 101 किसानों का जत्था अब भी वहीं खड़ा है। हालांकि पहले जब किसान गए थे शुरू में तो अच्छे दृश्य थे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, वो जो हैं वो बात कर रहे थे किसानों से लगातार जो है, और उनसे ये पूछा जा रहा था कि अपने अपने क्रेडेंशियल्स बताएं। किसान नेता हैं हमारे साथ, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपका जत्था जो है जाने की कोशिश कर रहा है, पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी हुआ है। कुछ वहाँ पूछा जा रहा था कि आइडेंटिटी कार्ड्स भी जो है, आइडेंटिटी अपनी बताएं कि आप लोग किसान हैं। इतना बड़ा तंत्र है, सीआईडी है, आईबी है, ये दम भरते हैं कि हमारे तो कनाडा में, अमेरिका में ये स्ट्रक्चर चल रहा है। ये दम भरते हैं भी हमने तो रशिया के यूक्रेन की वार रुकवा दी, वहाँ से सेफली बच्चे निकाल के ले आए। क्या 300 दिन में इनसे ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई कि मोर्चे पे कौन बैठा है? प्रत्येक किसान की लिस्ट इनके पास है, प्रत्येक किसान का इनके पास जोग्राफिया हुलिया है। और आज हमने जब जत्था रवाना किया, 101 यहाँ गिनती करवाई, प्रशासन आया था हरियाणा का, देख के गया है, और वहाँ भी 101 पहुँचा है। बात यह है भी इन्होंने जाने नहीं देना। ये जालिम सरकार है, ये बिल्कुल ये जालिम सरकार है और ये जबर करती है, और हम सब्र से इनका जबर सहते हैं। हमारी जिद नहीं है, हमारी राजधानी है, और राजधानी में जाकर 101 लोग ने अपनी आवाज़ उठानी है, लोगों को बताना है। वैसे धन्यवाद आपको मीडिया बंधुओं का, आप भी कल परसों फट्टड़ हुए थे, कई साथी जख्मी हुए आपके भी, पर फिर भी आप भी इनका तशद्दुद सहकर रिपोर्टिंग कर रहे हो, पूरे देश और दुनिया को दिखा रहे हो, आपका धन्यवाद। आप बड़े सीनियर उसमें हैं, लीडरशिप में किसान संगठनों की, ये अल्टीमेटली इतना डेडलॉक है, अब कैसे सुधरेगी सिचुएशन जो है? आपकी मांगों को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है। 300 दिन आज हो गए हैं आप लोगों को यहाँ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे ही। पिछली बार भी 13 महीने लगे थे, और पता नहीं मोदी जी को कब स्वप्न आएगा, या ऊपर से कोई, वैसे वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, सीधा भगवान से फरमान आएगा, बातचीत होगी उनकी, उस वक्त वो सुबह उठ के कहेंगे भी मैं किसानों की मांगें मानता हूँ, खुद अनाउंस कर देंगे, या इतनी मानता हूँ, या इतना समय दे दो मेरे को, इतनी मान ली, इतने के लिए प्रिपरेशन चाहिए मेरे को। ये पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोदी जी जब भी करते हैं धमाका ही करते हैं।
अब समस्या ये है कि आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, पैदल तो आप जा नहीं पाएंगे इस हिसाब से, जिस तरीके के इंतज़ाम हैं। आप लोग 101 का जत्था जाना चाह रहा है, पर 1 किलोमीटर है यहाँ से, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अगली तरफ हरियाणा की तरफ ऐसे ही इंतज़ाम है। कोई बात नहीं, एक दिन तो आखिरकार कितने जालिम आदमी हो, कभी तो उसका मन पसीचेगा। सज्जन ठग इतिहास में आता है, ठगियाँ मारता था, बाबे नानक से मिला और उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति भगवान ली, लोगों की सेवा करने लग गया। क्या पता कब आदमी हृदय परिवर्तन हो जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे मोदी साहब तो खुद कन्विंस हो चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। चलो राजू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो किसान जो हैं यहाँ पे डटे हुए हैं, फिलहाल कोशिश कर रहा है 101 किसानों का जत्था जो है हरियाणा की तरफ जाने की, हरियाणा की तरफ जो है कूच करने की, ताकि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुँच पाएँ। पर हरियाणा की तरफ से लगातार जो है उनको रोका जा रहा है। किसानों के ऊपर अभी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है, पर किसान दोबारा रीग्रुप हुए हैं, संगठित हुए हैं दोबारा, और दोबारा वहीं पहुँच गए हैं जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जो जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है। अब देखना है कि क्या दोबारा कोशिश जो है की जाएगी किसानों की तरफ से जो है दिल्ली कूच की जो है। अभी किसान फिलहाल वहीं शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनके सामने। सचिन, एक बात ये भी बताइए कि ये गतिरोध क्या टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है? किसी तरीके से कुछ बातचीत की कोशिश, कोई पहल की गई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, पिछले कल का दिन किसानों ने जो है वो मुकर्रर किया था कि अगर केंद्र सरकार जो है कोई बातचीत कर, 6 तारीख को पहले किसानों का दिल्ली कूच था जो रिज्यूम करा था। 13 फरवरी के बाद जो है किसानों ने 6 दिसंबर अब तारीख दी थी, पर अब किसान जो है 6 तारीख को कोशिश किसानों ने की, फिर 7 तारीख का दिन उन्होंने रखा, क्योंकि इस तरीके के सिग्नल्स जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे थे कि बातचीत जो है वो रिज्यूम हो सकती है किसान मांगों को लेकर। इसलिए किसान संगठनों ने 7 तारीख का दिन जो है उसके लिए रख दिया था कि कोई शुरुआत जो है केंद्र सरकार की तरफ से की जाए। अब मांगे जो हैं वो अल्टीमेटली केंद्र सरकार से संबंधित हैं, तो बातचीत जो है वो केंद्र सरकार के नुमाइंदों को ही करनी है। अब पिछले कल तक कोई जो है शुरुआत इसकी नहीं हुई, आज भी कोई संकेत जो है नहीं आ रहा है इस तरीके का कि बातचीत जो है होगी। तो ये डेडलॉक की स्थिति है। अब इस डेडलॉक को ये टूटेगा कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसान जो हैं यहाँ 300 दिन, पूरे 300 दिन आज जो हैं किसानों को यहाँ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो पंजाब और हरियाणा की सीमाएं हैं वहाँ हो गए हैं। और अब सवाल है कि डेडलॉक को तोड़ेगा कौन, कहाँ से शुरुआत होगी। तो ये आने वाले 3-4 दिन जो हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसमें, कि अगर शुरुआत जो है केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर की जाती है, जो एक कमेटी भी केंद्र सरकार की तरफ से जो है बनाई गई थी, जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो आनी है अभी। तो देखना यही है कि 3-4 दिन जो हैं अगले आने वाले वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस लिहाज से कि किसानों की मांगों पर अगर बातचीत जो है, शुरुआत जो है दोबारा हो सकती है। किसान जो हैं अपने आप को दोबारा संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के गाँव में जो है ये कैंपेन चलाया जा रहा है। हरियाणा के किसान जो है, हरियाणा के किसान भी कह रहे हैं कि अगर इस आंदोलन को जो है ब्रॉडर रूप दिया जाता है, जो बाकी जो किसान संगठन है, जो मेन एसकेएम है संयुक्त किसान मोर्चा, अगर वो आ जाते हैं तो ये आंदोलन जो है बड़ा हो सकता है। तो अगर किसानों की मांगों पर बातचीत शुरू नहीं होती है तो ये आंदोलन जो है हो सकता है इसको और ज्यादा ब्रॉडर लुक जो है देने की कोशिश तो इसका मतलब सचिन, इसका मतलब ये है कि जब हमने देखा था पिछले दिनों में किसान आंदोलन जब बहुत उग्र हो गया था, तो जिन जिन बड़े किसान नेताओं का साथ इन्हें मिला था वो सब अभी भी मतलब इनके पीछे लामबंद है। जी देखिए, फिलहाल ये जो 2 संगठन हैं, मुख्यतः संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, ये 2 संगठन इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को जो अभी ये चला है फरवरी महीने से। पर पंजाब के जो और बड़े संगठन हैं, जिनमें संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं, उन्होंने इलेक्शंस लड़े, उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे उसमें बीकेयू, एकता उग्राहा हैं, बाकी संगठन हैं, तो उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये दोनों ताकतें किसान संगठनों की अगर ये मिलती हैं तो फिर सरकार के लिए समस्या जो है खड़ी हो सकती है। हरियाणा के किसान नेताओं की तरफ से आज बयान आ रहे हैं, खाप पंचायतों की तरफ से भी बयान आए हैं
कि अगर इस आंदोलन को ब्रॉडर बनाया जाता है, जो दूसरे किसान संगठन हैं उनको भी लाया जाता है, तो वो आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि पिछला जब आंदोलन हुआ था तब हरियाणा की तरफ से सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है उस आंदोलन को मिली थी। तो अगर इस आंदोलन को किसान ब्रॉडर बना देते हैं तब फिर समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है सरकार के लिए। तो सरकार भी चाहेगी कि इससे पहले ये आंदोलन जो है ज़्यादा ब्रॉडर हो, इसमें ज़्यादा संगठन भी इन्वॉल्व हो जाएं, जिनकी ताकत जो है ज़्यादा है पंजाब में और ज़्यादा, तो सरकार के लिए ये समस्या ना हो। तो हो सकता है सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत जो है की जाए, कि बातचीत जो है की जाए और किसान जो यहाँ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे डटे हैं उनकी मांगों जो है उनको किसी ना किसी तरीके से जो है सुलझाया जाए और किसानों को वापस गाँव में जो है भेजा जाए। ठीक है सचिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगा, वहां पर क्या कुछ चल रहा है दर्शकों तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर यह प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों का कई शहरों में अभी प्रदर्शन चल रहा है। ये गाजियाबाद से लेकर नोएडा की तस्वीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कट्टरपंथियों को एक तरीके से चेतावनी दी गई है। वाराणसी में भी सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, नोएडा में भी आप देख रहे हैं, गाजियाबाद में भी। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ देश में गुस्सा, आक्रोश और खास तौर पर जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर। उधर लखनऊ में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन में बीजेपी ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, यह मांग की बीजेपी ने। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है और लखनऊ में जो हमें जानकारी मिल रही है, मोहम्मद यूनुस का पुतला तक फूंका गया। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की गई है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनका पुतला जो है वो फूंका जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में मोहम्मद यूनुस की तस्वीर के साथ ये जो पुतला है ये फूंका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पुतला फूंकते हुए दिखाई देंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग पुतला जला रहे हैं, क्या कारण है? बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे जो नरसंहार हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जागृत हो चुका है और मांग करता है कि वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो। और जो कि मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, क्या उनको शांति की परिभाषा नहीं मालूम है क्या? अगर मालूम है तो कुछ दंगा बंद कराएं वहाँ पे, और नहीं तो अपना शांति पुरस्कार वापस कर दें। क्या कहेंगे? मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व निदेशक बोल रहा हूँ। भारतीय सेना ने और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हम बांग्लादेश को अगर बना सकते हैं तो हमारी भारतीय सेना बांग्लादेश को मिटा सकती है। मैं भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश होश में आए, हिंदुओं का नरसंहार रोके, वरना ये बहुत भारी पड़ेगा उसको। क्या नाम? तैयबा सैयद। ये क्या आज जी, जो बांग्लादेश के खिलाफ है, अत्याचार नहीं करो, किसी पे भी करना नहीं चाहिए। हिंदू भी हमारे भाई हैं और ना मुसलमानों पे अत्याचार होना चाहिए ना हिंदुओं पे होना चाहिए। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस ने किया बहुत गलत किया है, नहीं होना चाहिए। उसके प्रोटेस्ट के लिए हम सब महिलाएं यहाँ जमा हुई हैं। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे कि उसने देश के कितने बांग्लादेशियों को भगाया है। भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। वो जेल गए हैं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। 10 साल में 10 बांग्लादेशी आज तक भगाए हो तो नाम बता दें। 10 साल से यहाँ ट्रंप की सरकार थोड़ी है, ना ओबामा की सरकार है। यहाँ किसकी सरकार है? मोदी जी की। सीमा सुरक्षा किसके जिम्मे है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जिम्मे। तो ये सब चुनावी ड्रामा है इन लोगों का। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने की
सबसे बड़ी संस्था है। तो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया संजय सिंह ने, यह कहते हुए कि देश को बर्बाद करने की यह संस्था है। ये देख रहे हैं अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज ये प्रदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद से लेकर नोएडा और बनारस की तस्वीर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है पिछले दिनों में और अभी भी जो इस तरह की घटनाएं जारी हैं, उसको लेकर ये लोग आंदोलित हैं, गुस्से में हैं। ये प्रदर्शन कई शहरों में चल रहा है इस वक्त, जो हमें जानकारी मिल रही है कई जगहों से। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, नोएडा में भी आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाजियाबाद में भी बहुत बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे लोग वहां पर जुटे हुए हैं। विशाल आक्रोश सभा उसे नाम दिया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ नोएडा में भी प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सनातन धर्म रक्षा समिति के लोगों ने सेक्टर 33 में प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के जो यहां के सांसद हैं महेश शर्मा, वो भी पहुंचे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी के राहुल नार्वेकर फिर से बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। तो बता दें आपको अभी की ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। राहुल नार्वेकर का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। स्पीकर पद के लिए अकेले नार्वेकर ने ही दाखिल किया है नामांकन। दोपहर 12 बजे तक था नामांकन का समय, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और निर्विरोध उनका चुना जाना तय है। और आइए अब हम आपको एक बार फिर से शंभू बॉर्डर लिए चलते हैं। वहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें रोका गया है। किसानों का एक जत्था, 101 किसानों का जत्था वहां रवाना होना चाह रहा था, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग है, पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं और उन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले आप देख रहे हैं किस तरीके की अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि वहां पर जब किसान जमा होने लग गए फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो प्रशासन का पूरा प्रयास कि इन किसानों को वहां से आगे न बढ़ने दिया जाए। किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने किसानों को रोका है। वहां पर जो तैनाती है पुलिस वालों की, वो उन्हें रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर इसके पहले भी आप इस तरह की झड़प कई मौकों पर देख चुके हैं और एक बार फिर से ये किसान जो हैं गुस्से में नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच करना चाहते हैं ये किसान, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके का इंतजाम किया गया है। बाकायदा आप देख पा रहे होंगे कि दीवार बना दी गई है कंक्रीट की। रोका जा रहा है इन किसानों को वहां पर, और न सिर्फ लोकल अथॉरिटीज वहां पर हैं, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। और किसान कुछ देर पहले जब उग्र होने लग गए थे, वहां जमा होने लग गए थे, तो फिर पुलिस ने वहां आंसू गैस के गोले भी दागे थे। थोड़ी देर पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसान आंदोलन जिसको लेकर आपने देखा था पिछले दिनों में, किस तरीके से सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई थी, केंद्र सरकार के लिए। और एक बार फिर से अभी कुछ किसान जो हैं गुस्से में नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में ये जमा हुए और इनमें से 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना होना चाह रहा था, लेकिन उन्हें रोका गया वहीं पर। सरवन सिंह पंढेर एक किसान नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए सर। अगर आपने करना कुरना कुछ भी नहीं है, ना जाने देना, तो फिर उसको चेक करना या कुछ करना ये तो उचित नहीं हमें लगता है। और जो देखिए कितना पीसफुली है, आपने देखा जो पिछला जत्था गया था उससे भी हम लोगों ने डिसिप्लिन अधिक दिखाया है, अनुशासन। तो हम इसी तरह अनुशासन से रहेंगे। और जो भी सरकार टीयर गैस फेंके या आज हवा भी
इधर हमारे मोर्चे की ओर है, तो इससे ज़्यादा समस्या आ रही है हमें। कल हवा का रुख उधर था, तो वो अपने बचाव के लिए भी थोड़ा टीयर गैस देखकर मारते थे, आज ज़्यादा मार रहे हैं। धमाका बहुत ज़ोर से हुआ, मैंने भी सुना है। जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है वहां पर मेरे सहयोगी सचिन मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, वहां से आप तक खबर पहुंचाने के लिए तैयार है। सचिन, अभी क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति है, जरा अपडेट दीजिए वहां से। जी देखिए, किसानों का जत्था जो है वो अभी भी वहीं है, शंभू बॉर्डर, जहां पे हरियाणा की तरफ से तमाम इंतजाम जो है किए गए हैं। आपको दिखाएं हम अगर, सामने जो है वो किसान खड़े हैं और ऊपर छत पे जो है हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हैं। तो ये स्थिति है। कुछ देर पहले तकरीबन 4 टीयर गैस के गोले जो हैं वो हरियाणा की तरफ से दागे गए थे और स्थिति जो है अब डेडलॉक की बनी हुई है। जत्था जो है वहीं पे है, किसानों का जत्था जो है, और मांग कर रहे हैं कि पैदल जो है उनको जाने दिया जाए, पर पैदल जो है जाने नहीं दिया जा रहा है किसानों को। तो किसान जो हैं वहीं पे डटे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, बीच बीच में नारेबाजी करते हैं, और बाकी जो किसान हैं वो पीछे हैं। और टीयर गैस इस्तेमाल हुई है, और उसमें बड़ी बात यह है कि हवा जो है, तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, और हवा का रुख जो है वो जो है किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलीज जहाँ जिस तरफ लगे हैं, हवा का रुख उस तरफ है, तेज़ हवा जो है चल रही है। तो टीयर गैस का इम्पैक्ट जो है वो पीछे तक जो है वो महसूस कर रहे हैं किसान। तो ये स्थिति है, अभी डेडलॉक की स्थिति बेशक बनी हुई है। किसान कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी बीच में तल्खी भी होती है। तो दूसरी तरफ से जो पुलिस के अधिकारी हैं, हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं किसानों को कि वो तल्ख ना हों और कानून को अपने हाथ में ना लें। पर किसान कह रहे हैं कि हम पीसफुल हैं, हम पीसफुली आगे जाना चाह रहे हैं, पैदल आगे जाना चाह रहे हैं। तो सामने जो है वही डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि कितनी देर तक ये जत्था जो है यहाँ पे रहता है, या फिर और किसान भी जो हैं उनकी मदद के लिए आगे पहुँचते हैं, किसान जो हैं आगे आते हैं या नहीं, क्योंकि पेशेंस जो है वो किसानों की भी जवाब दे रही है। किसान पैदल जो है दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। तो डेडलॉक है, मुस्तैद हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं, पर उसी तरीके से किसान भी यहीं पे डटे हुए हैं। टीयर गैस इस्तेमाल हुआ है, पर एक बात बताइए सचिन, वो तस्वीरें तो आप वहां से दिखाते रहिए, लेकिन ये भी बताइए कि एमएसपी समेत और क्या क्या मांगे हैं। पहले जो किसानों की मांग थी उसी मांग पर ये अड़े हुए हैं, या कुछ नई मांग भी है इन किसानों की? जी देखिए, इनके 12 मांगों का डिमांड चार्टर है जो इन्होंने दिया था प्रशासनिक अधिकारियों को, हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिया है इन्होंने, परसों भी 6 तारीख को भी दिया था। उसमें मुख्य मांगें जो हैं वो यही है कि एमएसपी जो है 22 फसलों पर जो है एमएसपी की गारंटी जो है वो केंद्र सरकार दे कि कोई भी फसल जो है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जा सकती है। और दूसरी जो मांग इनकी मुख्य मांग है वो है फसलों का जो मूल्य तय करना होता है। जो फसलों के मूल्य तय करने को लेकर जो फार्मूला जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने तय किया था C2+50% का, जिसमें तमाम जो बारीकियां हैं एग्रीकल्चर की वो अडॉप्ट की गई थी, चाहे वो इनपुट कॉस्ट है, चाहे उसके ऊपर प्रॉफिट का जो है वो फार्मूला था कि कितना प्रॉफिट जो है किसानों को खेती से होना चाहिए। तो किसान उस फार्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और तीसरी मांग है किसानों की मुख्य, अगर करें हम, कि एग्रीकल्चर को जो है वो WTA से बाहर रखा जाए। तो ये कुछ एक मांगे हैं महत्वपूर्ण। इसमें जो 3-4 मांगे हैं किसानों की, एमएसपी को लेकर और प्राइसिंग जो है क्रॉप्स का, उसको लेकर जो है किसानों की मांग जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये मांगे 2020 से हैं, और जब किसान आंदोलन दिल्ली के सीमाओं पर हुआ था, दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान वहां पहुंचे थे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जब आंदोलन सस्पेंड किया था किसानों ने, तो किसानों का कहना है कि हमारे साथ ये वादा किया गया था कि एमएसपी को लेकर गारंटी जो है वो दी जाएगी, पर वो वादा जो है केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए ये आंदोलन जो है उनको करना पड़ रहा है, ताकि तमाम जो फसलें हैं
उनके ऊपर एमएसपी की गारंटी जो है वो जो है किसानों को मिल सके और किसानों की फसल जो है मंडी में एमएसपी से नीचे ना बिके और फसलों का मूल्य जो निर्धारित होता है उसको लेकर C2+50% का जो फॉर्मूला है वो जो है लागू हो, क्योंकि अभी जो किसानों का और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का कुछ एक का ये मानना है कि अभी जो फॉर्मूला है फसलों का मूल्य तय करने का उससे किसानों को ये प्रॉफिट नहीं मिलता है, फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है वही कमोबेश जो है वो निकल पाती है या थोड़ा ही प्रॉफिट जो है उससे हो पाता है। तो फ़ायदेमंद जो है कृषि को बनाना, उसको लेकर जो है किसान जो है ये मांग कर रहे हैं कि खेती जो है घाटे का सौदा जो है किसानों के लिए बन रही है। इसलिए प्राइसिंग जो है क्रॉप्स की वो जो है C2+50% के आधार पे होनी चाहिए। और किसान बोलते हैं कि इन सब नीतियों के पीछे जो है वो WTO की शर्तें जो हैं वो जो है काम करती हैं, इसलिए केंद्र सरकार जो है वो बदल नहीं पा रही है जो नीतियां हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसान जो है उसको जो है मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं वहां पे किसान जो हैं डटे हुए हैं और किसान। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। सचिन, कुछ अपडेट होगा तो हम आपके पास लौटेंगे दोबारा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर महाराष्ट्र से, यहां से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि एमवीए के विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने भी शपथ ले ली। कल ईवीएम के मुद्दे पर दरअसल इन लोगों ने वॉकआउट किया था, लेकिन आज इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा ये बने। शपथ में इन्होंने ली है। महाराष्ट्र में एमवीए के विधायकों ने भी शपथ ले ली है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने भी शपथ ली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे विपक्ष के जो अलग अलग नेता हैं, तो आदित्य ठाकरे से लेकर नाना पटोले, इन तमाम नेताओं को आपने देखा संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ लेते हुए। कल दरअसल ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया था। चुनाव में धांधली का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए हैं। तो आज की ये बड़ी खबर अपडेट आपको देते हैं। कल विरोध किया, आज शपथ ली। कल वो सिंबॉलिक विरोध था और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मानते थे? तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मानना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहां पे शपथ ली थी। एक और अपडेट आपको दे दें, सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं एमवीए के कुछ नेता। सीएम फडणवीस के साथ एमवीए के नेताओं ने बैठक की है और बैठक में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने रखा है प्रस्ताव। विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग की गई है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी मांगा जा रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष का पद भी मांगा जा रहा है। दरअसल इतनी कम सीटें उनके पास हैं इस बार विपक्ष के पास कि नेता प्रतिपक्ष भी मुश्किल है और ऐसे में अब इनकी मांग है कि प्रतिपक्ष के नेता का पद उन्हें दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस से इनकी मुलाकात हुई है इन नेताओं की। ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में दरअसल ईवीएम पर रार बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र में पहले दिन महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। आज एमवीए के 2 विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपको बता दें कि मालशिरस से जो एनसीपी एससीपी के विधायक हैं उत्तम जानकर, उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में मंच से इस्तीफे की पेशकश कर दी। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील राउत ने भी ईवीएम के मुद्दे पर इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जबकि विक्रोली से विधायक सुनील राउत ने कम वोटों से अपनी जीत पर सवाल खड़े किए। दोनों एमवीए विधायकों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग उनकी सीट पर बैलेट से चुनाव कराता है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक उत्तम जानकर ने शरद पवार के सामने अपने इस्तीफे पर क्या कुछ ऐलान किया, आपको सुनवा देते हैं। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेटवरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही? अडचण काय? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए शरद पवार
मारकरवाड़ी गांव में ग्रामीणों के आंदोलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नतीजे आए जिससे ईवीएम पर संदेह सही है। जनता खुद ईवीएम नहीं चाहती तो जिद क्यों, ये शरद पवार ने सवाल पूछा। देश भर में मारकरवाड़ी गांव की चर्चा है। ग्रामीणों की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी शिकायत सीएम पीएम तक पहुंचाएंगे। और जनता खुद ईवीएम नहीं चाहती, वो जिद क्यों फिर। साख बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं शरद पवार, ये चंद्रशेखर बावनकुले ने बात कही है। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ा हमला किया शरद पवार पर। शरद पवार को दरअसल हार पच नहीं पा रही है, ये कहा बावनकुले ने। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। और मारकड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव का अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। शरद पवार ये जो दौड़ भाग कर रहे हैं वो साख बचाने के लिए, और इस उम्र में वो झूठ ना बोलें, ये कहते हुए सुना आपने बावनकुले जो कह रहे थे बातें। उधर ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों पर शिंदे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रोना धोना बंद करें, विकास की बात करें। एकनाथ शिंदे ने यह बात कही है। कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीते चुनाव, विकास की योजनाओं की वजह से हम जीते हैं चुनाव। तो रोना धोना बंद करे विपक्ष, विकास की बात करें। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थीं वो एक बड़ी वजह रही इस जीत में। विकास की योजनाओं की वजह से ही हम चुनाव जीते हैं, ये कहना एकनाथ शिंदे का। कल्याणकारी योजना आम्ही सुरू केल्या, लाडक्या बहिणीपासून, लाडक्या भावापासून, लाडका शेतकरी, सगळ्या योजना सुरू केल्या। आणि या योजनांचा परिपाक जो आहे, मी नेहमी म्हणायचो या कामांची पोचपावती आम्हाला या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळेल, आणि तसंच झालं। आणि त्यामुळे विरोधी पक्षाला माझं आव्हान आहे, हे रडगाणं आता थांबवा आणि आम्ही जो विकास केलेला आहे त्या विकास रडगाणं बंद करा आणि विकास गाणं सुरू करा। महाराष्ट्र से अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव अखिलेश की पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी की बी टीम है, ये कहा आदित्य ठाकरे ने। अखिलेश के कुछ नेता बीजेपी की मदद करते हैं, ये बयान भी आदित्य ठाकरे ने दिया है। हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। दरअसल आइए अब आपको अबू आजमी का कल वाला वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उद्धव की पार्टी के हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब ये उद्धव जी कहते हैं 6 दिसंबर को उनकी पार्टी का ट्वीट आता है कि हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे बीजेपी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे साथ रह सकती है? ये तो कांग्रेस और शरद पवार साहब को सोचना है कि उनको रहना नहीं रहना है। लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव जी को असूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। हमें सत्ता मिले न मिले, हमारा काम हो ना हो, लेकिन हम सांप्रदायिकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में नहीं हूँ। तो इंडिया गठबंधन में ये दोनों साथी हैं और कैसे आपस में भिड़ रहे हैं, आपने इन बयानों से उसका अंदाजा लगा लिया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।